कांग्रेस के जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए हैं, उनके नेता कौन रहे हैं, उन अधिवेशनों में क्या महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुआ है, या फिर उसके अलावे जहां कांग्रेस का अधिवेशन होता था वहां का कोई व्यक्ति उसका अध्यक्ष नहीं होता था। चाहे फिरोज शाह मेहता हों, चाहे बदरुद्दीन तैयब जी हों, चाहे दादा भाई नौरोजी हों, ये सब उस दौर के महत्वपूर्ण नेता हैं जो इसमें शामिल हुए थे। वंदे मातरम आज की तिथि में काफी चर्चा में है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वंदे मातरम बेसिकली कहानी यह है कि 1905 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक नए मोड़ की ओर चला जाता है। बंगाल विभाजन को रद्द करने का फैसला यदि सरकार कर भी लेगी तो भी हम आंदोलन नहीं रोकने वाले हैं, क्योंकि हम सिर्फ बंगाल विभाजन को रुकवाने के लिए आंदोलन नहीं शुरू किए थे। कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन यदि यूपीएससी ने पूछा तो मेरी आज की चर्चा के बाहर से नहीं पूछेगी वो चर्चा। नमस्कार, आज मैं आप लोग के सामने में मॉडर्न इंडिया का एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आ रहा हूं जिसे यदि ठीक से कवर कर लिया जाए तो प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन तो प्रायः मिल ही जाता है। और वह टॉपिक है कांग्रेस की स्थापना के साल से लेकर 1947 ईस्वी के बीच में कांग्रेस के जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए हैं, उनके नेता कौन रहे हैं, उन अधिवेशनों में क्या महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुआ है, या फिर उसके अलावे ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट इवेंट उस दौरान हुआ है जिसने कि हमारे इतिहास को प्रभावित किया है। मैं इस दौर में आपको सबसे पहले यह बता देता हूं कि एक एक अधिवेशन के बारे में पढ़ के आप अपना समय खर्च मत करिए। कई सारे लोग सिर्फ पीपीटी के आधार पर जब बताने लगते हैं तो जो चीज़ें उन्हें खुद नहीं याद होती है वो चीज़ें आपको याद कराने लगते हैं, और ये आपके लिए जान का झंझट हो जाता है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए उपयोगी और काम के अधिवेशन बताऊंगा, नंबर 1, और नंबर 2 कि जो अधिवेशन जितने के लायक महत्वपूर्ण है उसका उतना ही डिटेल बताऊंगा। कुछ के बारे में थोड़ा डिटेल बताऊंगा, कुछ के बारे में सिर्फ परिचय दूंगा। तो हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम क्या है हमारा कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो रही है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना कहां हुई है? तो बंबई में। इसके संस्थापक के तौर पर ए ह्यूम का नाम आता है। आप लोगों ने नाम उनका सुना होगा। इस दौर में गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड डफरिन। हमेशा ये याद नहीं रखना है कि उस समय गवर्नर जनरल कौन है, चूंकि स्थापना का साल है इसलिए गवर्नर जनरल का नाम याद रखना है। और पहला सेशन जब हुआ था तो उसके अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी। यह याद रखने लायक बात यह है कि बच्चों, जहां कांग्रेस का अधिवेशन होता था वहां का कोई व्यक्ति उसका अध्यक्ष नहीं होता था। जैसे कि पहला अधिवेशन बंबई में हुआ तो उसका अध्यक्ष कौन है? तो एक बंगाली है। दूसरा अध्यक्ष कौन हुए? तो दादा भाई नौरोजी, और उस साल अधिवेशन कहां हुआ? तो कलकत्ता में। तीसरा अध्यक्ष कौन होते हैं? बदरुद्दीन तैयब जी, उस साल अधिवेशन कहां हुआ? मद्रास में। यानी कि जहां कांग्रेस का अधिवेशन होता है वहां का कोई व्यक्ति अध्यक्ष नहीं होता था, ताकि यह मैसेज हिंदुस्तान के लोगों को दिया जाए कि कांग्रेस एक अखिल भारतीय संस्था है, एक राष्ट्रीय संस्था है। तो सबसे पहला अधिवेशन इतना ही चीज है जो उसको आप जाने, इससे ज्यादा आपके लिए जरूरी नहीं है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कौन शामिल हुए थे? तो लंबी सूची है, 72 लोग शामिल हुए थे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जो कि कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन उस समय के हिंदुस्तान के सोशियो पॉलिटिकल जगत के एक बहुत बड़े पर्सनालिटी थे, वो थे जस्टिस राणा डे। तो राणा डे के बारे में याद रखना है कि वो पार्टिसिपेट नहीं किए थे। बाकी तो चाहे फिरोज शाह मेहता हों, चाहे बदरुद्दीन तैयब जी हों, चाहे दादा भाई नौरोजी हों, ये सब उस दौर के महत्वपूर्ण नेता हैं जो इसमें शामिल हुए थे। उसी समय हिंदू के जो संस्थापक थे वीर राघवाचारी, वो भी शामिल हुए थे, अय्यर शामिल हुए थे, लेकिन उनके बारे में पूरा डिटेल पढ़ना जरूरी नहीं। पहले अधिवेशन के
बाद अब हम चल के देखते हैं दूसरा अधिवेशन 1886। 1886 का अधिवेशन कहां हुआ? कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है। तीसरा अधिवेशन कहां हो रहा है? 1887 का तीसरा अधिवेशन हो रहा है मद्रास में। और इस बार के अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। इसमें क्या बात है जो कि आपको याद रखना चाहिए? इसमें याद रखने लायक बात यह है बच्चों की, बदरुद्दीन तैयब जी ने एक नारा दिया था, ज्वाइन कांग्रेस। ज्वाइन कांग्रेस। ज्वाइन कांग्रेस का जो नारा है वो बहुत इंपॉर्टेंट नारा है। ऑलरेडी पिछले साल के पेपरों को पढ़ोगे तो एक क्वेश्चन तुमको पूछा गया है कि कांग्रेस की स्थापना को लेकर उस समय के अलीगढ़ के आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे सर सैयद अहमद खान, कि सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस का स्वागत किया था क्या? तो बिल्कुल नहीं। सर सैयद अहमद खान कांग्रेस के पक्के विरोधी थे। वो कह रहे थे मुसलमानों को कि कांग्रेस हिंदुओं की संस्था है, डोंट ज्वाइन कांग्रेस। उसका जवाब देने के लिए कांग्रेस ने अपने इस मुस्लिम अध्यक्ष के माध्यम से ये नारा लगवाया था, ज्वाइन कांग्रेस। तो जब डोंट ज्वाइन कांग्रेस के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है तो ज्वाइन कांग्रेस के ऊपर भी क्वेश्चन किसी साल आ सकता है। इतना ही इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और तब 1888 ये इलाहाबाद में हुआ है। इलाहाबाद में हुआ है और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल। पहले चार का नाम मैंने क्रम में इसलिए बताया क्योंकि एक बड़ी रिमार्केबल बात आपको नजर आने को है कि पहले का अध्यक्ष एक हिंदू है, डब्ल्यूसी बनर्जी। दूसरे का अध्यक्ष एक पारसी हैं, दादा भाई नौरोजी। तीसरे का अध्यक्ष एक मुसलमान है, बदरुद्दीन तैयब जी। और चौथे का अध्यक्ष एक ईसाई है, जॉर्ज यूल। तो इस एंगल को लेकर इंपॉर्टेंट हो गया ये। और दूसरा एंगल जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि पहला अधिवेशन बुलाया जा रहा है, देखो, पश्चिमी भारत में, दूसरा बुलाया जा रहा है पूर्वी भारत में, तीसरा दक्षिणी भारत में और चौथा उत्तरी भारत में। तो इस तरीके से आ जाओ उत्तरी भारत में। कुल मिलाकर आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि चार अधिवेशन जो पहले हैं वो इस तरीके से पूछे जाने लायक हैं। अब इन चारों के बाद में मैं क्रम बिल्कुल ही नहीं फॉलो करूंगा क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी परीक्षा के लिए जरूरी चीजें बतानी है। तो अब चल के देखो बच्चों, 88 के बाद हम सीधा पहुंचेंगे 1896 का साल। 1896 के साल में क्या कहानी है? 1896 के साल की कहानी यह है कि कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया है कलकत्ता में। इसका अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हैं इसके रहीमतुल्लाह सयानी। रहीमतुल्लाह सयानी। और इसके तहत दो महत्वपूर्ण बातें हुई हैं। एक जो महत्वपूर्ण बात हुई है वो ये कि इसमें पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर वंदे मातरम गाए थे। वंदे मातरम
गाए थे। वंदे मातरम आज की तिथि में काफी चर्चा में है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वंदे मातरम के लेखक जो बंकिम बाबू थे, उनकी पुस्तक है उपन्यास आनंद मठ, उसकी रचना कब हुई है। तो आनंद मठ के ऊपर तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि वंदे मातरम की रचना कब हुई है, क्योंकि वंदे मातरम की रचना का 150 साल पूरा हुआ है अभी। हो सकता है कि वो सीधा क्वेश्चन नहीं आए, यूपीएससी थोड़ा सा टेढ़े चाल चलने वाली संस्था है, तो वो 150 साल के ऊपर क्वेश्चन न पूछ के ये क्वेश्चन पूछ दे कि कांग्रेस के मंच से इसे पहली बार कब गाया गया था। तो कांग्रेस के मंच से पहली बार गाया गया है 1896 में। अभी भारत के प्रधानमंत्री भी इस विषय के ऊपर एक दिन स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने यह मेंशन किया था कि पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में इसे गाया था। पार्लियामेंट में डिबेट में 1896 के साल की चर्चा हुई है, तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो गया। और साथ ही साथ 1896 का साल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी साल पहली बार कांग्रेस ने ड्रेन ऑफ वेल्थ का प्रस्ताव पास किया था। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब कि इंडिया से धन का निष्कासन इंग्लैंड की ओर हो रहा है। इंग्लैंड इससे धनी हो रहा है, भारत इससे निर्धन हो रहा है। ये विचार सबसे पहली बार दिए थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के विचार को आगे बढ़ाने में और कई लोगों का योगदान रहा, जैसे कि जस्टिस राणा डे, गोपाल कृष्ण गोखले और रमेश चंद्र दत्त, अय्यर, वीएन गाडगिल, ऐसे कई सारे विद्वान लोग हुए जिन्होंने कि इसे आगे बढ़ाया। इस दौर में सरकार की ओर से एक वित्तीय आयोग का गठन किया गया था, वेलवी कमीशन नाम से। वेलवी कमीशन, वेलवी, उसने सम्मन भेजा था दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले को यह बताने के लिए कि आप आके प्रमाण दीजिए कि आपने जो आरोप लगाया है उसके पक्ष में आपके पास में क्या फैक्ट्स हैं। ये सब घटनाक्रम जब चल रहा था तो उसी दौरान 1896 के साल में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया और एक्सेप्ट कर लिया दादा भाई नौरोजी के उस आरोप को कि सही अर्थों में भारत से धन का निष्कासन हो रहा है और इसका परिणाम यह है कि भारत लगातार गरीब हो रहा है। तो 1896 आजकल चर्चा में है, हो सकता है कि उस चर्चा के बीच में से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाए। और ये याद रखिएगा कि हिस्ट्री में प्रायः करंट की कोई चर्चा पीछे के काल को हमेशा जागृत कर देती है और वहां से इंपॉर्टेंट बन के एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक, 1896 के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हम चले जाएंगे 1905 में। 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ है? बनारस में। बनारस में कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के। कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी के महादेव गोविंद रानडे भारत के सुकरात थे और रानाडे के शिष्य थे गोखले। गोखले के शिष्य थे गांधी। तो ये श्रृंखला आपको समझ में आनी चाहिए। तो बनारस में अधिवेशन हुआ, गोखले उसके अध्यक्ष थे। गोखले साहब ने इसी दौरान स्वराज की मांग किया था। स्वराज की मांग किया पर कांग्रेस इसका प्रस्ताव नहीं पास की। इसका प्रस्ताव नहीं पास की। पहले मैं 1906 के अधिवेशन की कहानी बता दूंगा, तो 1905 और 6 के बीच में तुलना करके बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है और कंफ्यूजन कहां से होता है बच्चों में। तो अब देखो बच्चों, 1906 का अधिवेशन क्या है? 1906 का अधिवेशन कलकत्ता में बुलाया गया।
1906 का अधिवेशन कहां बुलाया गया? तो कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन थे? इस बार अध्यक्ष बनाए गए थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने इस बार 4 सूत्री प्रस्ताव पास किया। 4 सूत्री प्रस्ताव पास किया। ये 4 सूत्री प्रस्ताव क्या है? तो स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा। अभी मैं आप लोग को अब 2 सेशन के बीच का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूं। बेसिकली कहानी यह है कि 1905 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक नए मोड़ की ओर चला जाता है। 1885 से लेकर 1905 के बीच में कांग्रेस सरकार के सामने प्रायः सुधार की मांग करती थी कि आप हमारे देश के लिए राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक सुधार कर दीजिए। इससे भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ेगी और भारतीय लोगों के लिए कुछ आर्थिक कार्यक्रम बनेंगे तो भारतीयों का विकास होगा, उनके लिए शिक्षा होगी, उनके लिए रोजगार होगा, आदि आदि। लेकिन 1905 ईस्वी में इंडिया एक नए युग की ओर मुड़ता है और वह युग है स्वदेशी आंदोलन का, जिसके तहत राष्ट्रवादियों ने डिमांड करना शुरू कर दिया कि हमको अब स्वराज चाहिए। जिस समय स्वराज के लिए आंदोलन की शुरुआत हो रही थी, उसी समय प्रश्न ये उठा कि कांग्रेस क्या करेगी इसको लेकर। कांग्रेस के 1905 के वार्षिक अधिवेशन के दौरान अध्यक्ष गोखले ने खुद कहा कि कांग्रेस को चाहिए कि स्वराज की मांग करे, लेकिन कांग्रेस उस समय अपने वार्षिक अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव नहीं पास करवा सकी। 1905 में कई सारे कांग्रेस के नेता ऐसे थे जो नरमपंथी कहलाते थे और वो अभी भी पुराने तौर तरीके से ही कांग्रेस को चलाना चाहते थे। लेकिन 1906 तक आते आते परिस्थितियां अनुकूल हो जाती है और जब अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, तो उस साल उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने 4 सूत्री प्रस्ताव पास करते हुए ये डिमांड किया कि हमें स्वराज चाहिए नंबर 1, और स्वराज के लिए हम करेंगे क्या? तो हम आंदोलन के तहत 2 विशेष प्रकार का कार्यक्रम अपनाएंगे। नंबर 1 कि हम विदेशी का बहिष्कार करेंगे और नंबर 2 उसके जगह पर स्वदेशी का विकल्प लेकर आएंगे। और स्वदेशी के विकल्प के तहत एक और महत्वपूर्ण बात कही गई कि हम राष्ट्रीय शिक्षा लेकर आएंगे। इसको हम 4 सूत्री प्रस्ताव की तरह देख सकते हैं। 4 सूत्री प्रस्ताव को आप ऐसे तरीके से याद रख लेना कि 4 पॉइंट फॉर्मूला, उसमें क्या है? स्वराज और स्वदेशी, बहिष्कार और नेशनल एजुकेशन। मैंने संक्षेप में इसलिए लिख दिया क्योंकि पीछे मैं इसका विस्तार लिख चुका हूं। स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। जब आप इस तरीके का कोई एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो दिमाग में फ्रेमवर्क बन जाता है और वो चीजें याद रहती है। ठीक है। क्वेश्चन में कंफ्यूजन ये दिया जा सकता है कि कांग्रेस ने स्वराज का प्रस्ताव पहली बार कब पास किया? तो यह ध्यान रखना है कि कांग्रेस ने स्वराज का प्रस्ताव पास किया था 1906 में। हालांकि ये और बात है कि उसके अध्यक्ष खुद गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वराज की मांग किया था 1905 में भी। एक बार क्वेश्चन यूपी पीसीएस में यह पूछ दिया गया है कि कांग्रेस ने स्वराज की मांग पहली बार कब किया था, लेकिन प्रस्ताव पास नहीं हुआ था, तो 1905 था, जबकि अध्यक्ष गोखले थे। अब आगे बढ़ते हैं। 1905 और 6 की कहानी जो हमने कर लिया, तब हमारे सामने में अब आता है 1907 का साल। 1907 कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ? सूरत में। सूरत में
अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। इस दौर में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हुई? नरमपंथी वर्सेस गरमपंथी के टकराव के कारण कांग्रेस बट गई। कांग्रेस बट गई। आपके सामने में प्रश्न आता है कि नरमपंथी कौन है, गरमपंथी कौन है? तो नरमपंथी कांग्रेस के वो नेता थे जो कि सुधार की बातें करते थे, जो संविधान के दायरे में रह के विरोध करने की बात करते थे। और गरमपंथी वो थे जो कहते थे कि सुधार वगैरह की बातें छोड़ो, हमको स्वराज लेने दो, स्वराज लेके सुधार हम खुद ही कर लेंगे। नंबर 2 वो लोग थे जो कहते थे कि संविधान के दायरे में रह के विरोध करने की बातें छोड़ो, हमें जन आंदोलन की ओर बढ़ना चाहिए, सरकार के ऊपर दबाव डालना पड़ेगा, बिना दबाव डाले सरकार सुधार का काम नहीं करेगी। नरमपंथी कहते थे कि इंग्लैंड की सरकार न्यायप्रिय है, जब हम उसे बताएंगे कि भारत की सरकार जो उन्हीं के द्वारा नियुक्त की गई है वह भारतीयों के लिए अच्छा काम नहीं कर रही है, तो इंग्लैंड की सरकार हमारे मामलों को ठीक से समझेगी और सुन के और उसमें सुधार करेगी। गरमपंथी कहते थे कि ये सब भ्रम की बातें हैं, इंग्लैंड की सरकार बिल्कुल ही साम्राज्यवादी है, शोषणकारी है, नस्लवादी है, दमनकारी है, और भारत की सरकार जो काम कर रही है वो काम इंग्लैंड की सरकार की सहमति से कर रही है, उसके संरक्षण में कर रही है, अतः हमें आंदोलन की ओर ही जाना चाहिए। तो आंदोलन की बात करते थे गरमपंथी, सुधार की बात करते थे नरमपंथी। इन दोनों के बीच में 1907 में टकराव इसलिए हो गया क्योंकि नरमपंथी सोचते थे कि जो 4 पॉइंट फॉर्मूला पास किया गया था जिसकी कहानी मैंने आपको कुछ देर पहले बताई थी, स्वराज, स्वदेशी, बाइकॉट एंड नेशनल एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा, इसका क्या किया जाए, 4 सूत्री प्रस्ताव का क्या किया जाए? गरमपंथी कह रहे थे कि 4 सूत्री प्रस्ताव को हमें आगे लेके चलना है और सरकार पे दबाव डालकर सुधार के बजाय स्वराज की प्राप्ति करना है, और सरकार यदि तत्काल हमें कोई बहुत बड़ा ऑफर करती है स्वराज से थोड़ा नीचे का ही, तो हम इसके ऊपर विचार कर सकते हैं, हम आंदोलन रोक सकते हैं, और यदि सरकार हमें कोई बहुत बड़ा ऑफर नहीं देगी तो हम आंदोलन को जारी रखेंगे। जबकि नरमपंथी कह रहे थे कि सरकार यदि बंगाल विभाजन को वापस लेने का निर्णय ले लेगी तो हम आंदोलन को रोक देंगे। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि बंगाल विभाजन क्या है? असल कहानी है कि 1905 में बंगाल को 2 भाग में बांट दिया गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। बेसिकली बंगाल के विभाजन के तौर तरीके के ऊपर ही नाराजगी थी कांग्रेस वालों की और बंगाल के राष्ट्रवादियों की, इसी वजह से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यानी स्वदेशी आंदोलन का तात्कालिक कारण यदि खोजिएगा तो वो था बंगाल विभाजन से उपजा हुआ असंतोष। तो गरमपंथी कह रहे थे कि बंगाल विभाजन को रद्द करने का फैसला यदि सरकार कर भी लेगी तो भी हम आंदोलन नहीं रोकने वाले हैं, क्योंकि हम सिर्फ बंगाल विभाजन को रुकवाने के लिए आंदोलन नहीं शुरू किए थे, हमारा लक्ष्य तो स्वराज की प्राप्ति करना है। और नरमपंथी कह रहे थे कि सरकार यदि बंगाल विभाजन के फैसले को वापस ले लेगी तो हम आंदोलन वापस कर देंगे। इसी वजह से नरमपंथी चाहते थे कि कांग्रेस का अध्यक्ष हमारे खेमे का व्यक्ति हो, गरमपंथी चाहते थे कि कांग्रेस का अध्यक्ष हमारे खेमे का व्यक्ति हो। गरमपंथियों ने अपनी ओर से लाला लाजपत राय का नाम प्रस्तावित किया और नरमपंथियों ने अपनी ओर से रासबिहारी घोष का। जब नरमपंथी और गरमपंथी के बीच में टकराव पीक पर चला गया और लगने लगा कि इसके कारण कांग्रेस 2 भागों में बंट सकती है,
तो अंततोगत्वा लाला लाजपत राय ने अपना नाम वापस ले लिया। लेकिन दोनों के बीच का टकराव रुका नहीं। कांग्रेस के भविष्य के कार्यक्रम को लेकर नरमपंथी और गरमपंथी एक दूसरे के साथ में भिड़ गए सूरत में अधिवेशन के दौरान। यहां तक कि जूता चप्पल भी चला, कुर्सियां भी उठा के फेंकी गई। एक जूता तो कहते हैं कि फिरोज शाह मेहता को लग भी गया था। खैर, जो भी हो, कांग्रेस इसी दौरान बट गई नरमपंथी और गरमपंथी दो घटकों के बीच, दो खेमाओं, दो दलों के बीच। यह कांग्रेस के इतिहास का एक बहुत बड़ा झटका था और इससे राष्ट्रीय आंदोलन को भी बहुत नुकसान पहुंचा था। खैर, सूरत कांग्रेस की कहानी यहीं तक रुक जाएगी। तो सूरत कांग्रेस के बाद हम चलकर देखते हैं कि अगला जो इवेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर, वह है 1916 का। हर साल कांग्रेस का अधिवेशन प्रायः हो रहा है, लेकिन हमें हर साल के अधिवेशन में फंस के नहीं उलझना है। इतिहास को पढ़ने के पहले इतिहास में क्या इंपॉर्टेंट है इसकी समझ होना जरूरी है, और वो समझ यदि आपकी नहीं है तो आप तथ्यों के अंबार में दब के मर जाएंगे। और एक तो आप सारा पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ लेंगे तो रिवाइज नहीं कर पाएंगे, रिवाइज कर लेंगे तो याद नहीं रख पाएंगे, याद भी रखेंगे तो परीक्षा हॉल में जाकर कंफ्यूज कर जाएंगे। लेकिन यदि आप तथ्यों के सिलेक्शन के बजाय कलेक्शन करते हैं, तो तथ्यों का कलेक्शन मत करो, तथ्यों का सिलेक्शन करो। सिलेक्शन करोगे तब जबकि परीक्षा की समझ होगी, जबकि इतिहास की समझ होगी। ये बात तुम जानोगे कि कौन सी बातें निर्णायक महत्व की हैं। मैं तुमको निर्णायक महत्व के आधार पर ही बता रहा हूं, ठीक है। तो अब देखो 1916 में क्या कहानी है। इसके अध्यक्ष, ये कहां अधिवेशन आयोजित हुआ है? लखनऊ में। लखनऊ। अध्यक्ष कौन है? अंबिकाचरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। और इसके तहत महत्वपूर्ण बात क्या हुई है? कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने मिलकर स्वराज की लड़ाई, स्वराज की लड़ाई आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर यह निर्णय लिया कि हम दोनों मिलके अब स्वराज की लड़ाई लड़ेंगे। स्वराज माने होम रूल, माने अंग्रेजों को यह कहा जाएगा कि अब आप हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ कुछ विभागों तक सीमित रहेंगे। कुछ विभाग का मतलब विदेश, रक्षा, संचार आदि। बाकी सारे केंद्रीय विभाग आप भारतीयों को दे देंगे, प्रांतीय विभाग पूरे तौर पर भारतीयों को दे देंगे। इसी को डोमिनियन स्टेटस भी कहा जाता है। तो कांग्रेस की मांग डोमिनियन स्टेटस की हो गई, मुस्लिम लीग की मांग डोमिनियन स्टेटस की हो गई, और दोनों में सहमति हो गई कि हम दोनों मिलकर इस मांग की पूर्ति के लिए संघर्ष करेंगे। इसके लिए एक समझौता हुआ था, वो ये कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के द्वारा उठाए गए और सरकार के द्वारा दिए गए पृथक निर्वाचक मंडल के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। पृथक निर्वाचक मंडल के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। सवाल उठता है कि पृथक निर्वाचक मंडल क्या है? पृथक निर्वाचक मंडल की बात को यदि समझने की कोशिश करो तो बात यह है कि 1909 ईस्वी के एक्ट में, जो कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट के नाम से जाना जाता है, एक विशेष प्रस्ताव हुआ था। वो ये कि विधायी परिषद के अंदर जो भारतीय लोग आएंगे, उन भारतीय लोगों में दो तरह के भारतीय होते थे। कुछ जो सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए होते थे और कुछ जो जनता के द्वारा निर्वाचित किए गए होते थे। अब नियुक्त और निर्वाचित के बीच के झंझट से अलग चलकर देखो तो कहा गया था कि
भारतीय लोगों के अंदर मुसलमानों की भी उचित भागीदारी होना जरूरी है, क्योंकि वो अल्पसंख्यक हैं। उचित भागीदारी के लिए उनके लिए कुछ सीटों का आरक्षण किया गया और ये कहा गया कि आरक्षित सीटों में जो सीट निर्वाचन के रास्ते उन्हें मिलना है, उन सीटों के वोटर भी सिर्फ मुसलमान ही होंगे। यानी कि एक तो सीट मुसलमान के लिए आरक्षित होगा और उस सीट के लिए वोटर भी सिर्फ मुसलमान ही होंगे। पृथक निर्वाचक मंडल, पृथक माने अलग, निर्वाचक माने वोटर, मंडल माने वोटर का समूह। वोटर का समूह भी अलग कर दिया गया, पृथक कर दिया गया। मुस्लिम उम्मीदवार जो कि आरक्षित सीटों के लिए लड़ेंगे, उनके वोटर भी सिर्फ मुसलमान होंगे। यह प्रावधान 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट में किया गया था। इस तरह के प्रावधान के पहले मुस्लिम लीग ने सरकार के सामने इस तरह की मांग किया था। कांग्रेस इसके विरुद्ध रही थी। 1916 में कांग्रेस ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। इसे एक्सेप्ट करने के दौर में दो लीडर का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। एक योगदान जिनका माना जाता है वो मोहम्मद अली जिन्ना है। मोहम्मद अली जिन्ना उस समय कांग्रेस में भी थे और मुस्लिम लीग में भी थे, और उस दौर के कांग्रेस के संविधान के मुताबिक यह होना संभव था। बहुत सारे ऐसे लीडर हुए हैं जो कि कांग्रेस के मेंबर भी रहे हैं, मुस्लिम लीग के मेंबर भी रहे हैं, या हिंदू महासभा के मेंबर भी रहे हैं, या कम्युनिस्ट पार्टी के भी मेंबर रहे हैं। उस दौर के कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक यह होना संभव था। और दूसरे बड़े नेता थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक इन दोनों के प्रयास से यह संभव हुआ। इसीलिए इस दौर के इस बड़े फैसले को लेकर एक बड़ी राष्ट्रवादी लीडर सरोजनी नायडू ने कहा था कि मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के अग्रदूत थे। हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत थे। आपने इसे यदि पहले कभी नहीं सुना होगा तो आपको यह बात आश्चर्यजनक लगेगी, लेकिन जिन्ना बेसिकली एंटी कांग्रेस और एंटी हिंदू बाद के चरण में हो जाते हैं, और क्यों होते हैं वो आज की चर्चा में मैं शामिल नहीं करूंगा। लेकिन यह बात है कि जिन्ना के बारे में क्या बोल रही हैं सरोजनी नायडू कि ये हिंदू मुस्लिम एकता के अग्रदूत हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? तो 1916 का लखनऊ पैक्ट, जिसके तहत यह बात तय हुई है कि कांग्रेस और लीग दोनों मिलकर स्वराज की लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, तो हम मानकर चलते हैं कि 1916 की कहानी आपको समझ में आ गई है। 1916 की कहानी जब समझ में आ जाती है तब मैं आप लोग को ले चलता हूं 1917 की ओर। 1917 के साल में क्या महत्वपूर्ण बात हो रही है बच्चों? 1917 के साल के लिए बस इतना ही है कि कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी। आयरलैंड भी उस समय इंग्लैंड के अधीन हुआ करता था। हालांकि आयरलैंड के लोग इंग्लैंड की अधीनता से मुक्त होने के लिए आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। वहां आयरिश नेशनल मूवमेंट बहुत प्रसिद्ध था। उस आयरलैंड की आजादी की जो योजना थी उसके साथ एनी बेसेंट का भी झुकाव था, लेकिन वो थियोसॉफिकल मूवमेंट के लीडर के तौर पर इंडिया में सक्रिय थी पिछले लगभग 30 वर्षों से। और अब उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए कांग्रेस की अध्यक्षता किया। पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की यही थी, और ध्यान रखिएगा कि पहली महिला अध्यक्ष भारतीय मूल की नहीं थी, वो आयरिश मूल की थी। ठीक है, एनी बेसेंट का एक दूसरा नाम भी आता है कि वो हिंदू कॉलेज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वही आगे चलकर BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो जाता है, जिसमें अगली भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है मदन मोहन मालवीय साहब की। खैर, 1916 से अब आगे बढ़ जाते हैं। 1916 के बाद में फिर 17 और 18 19 की कहानी छोड़ दीजिए, आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है।
तब चलते हैं 1920 की ओर। 1920 के साल में दो अधिवेशन होता है, एक होता है विशेष अधिवेशन, विशेष अधिवेशन, और एक होता है नियमित अधिवेशन। विशेष अधिवेशन और दूसरा है नियमित अधिवेशन। विशेष अधिवेशन का आयोजन हुआ था कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। और नियमित अधिवेशन हुआ था नागपुर में, और इसके अध्यक्ष थे विजय राघवाचारी। विजय राघवाचारी। विजय राघवाचारी। तो अब देखो बच्चों, कहानी यह है कि विजय राघवाचारी, इन दोनों के बारे में थोड़ी सी कहानी पढ़ने की जरूरत है। अब चल के देखते हैं बच्चों कि 1920 की कहानी को मैंने आपको यदि 1 मिनट में समझा दिया तो आपको लिखी हुई बात का ऐतिहासिक महत्व समझ में आ जाएगा। बात असल में यह है कि इस दौर में इंडिया नेशनल मूवमेंट के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। गांधी ने मुस्लिम कम्युनिटी के बीच से बने हुए एक ऑर्गेनाइजेशन खिलाफत कमेटी का नेतृत्व संभालते हुए भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दिया था। असहयोग आंदोलन दो संगठनों की ओर से चलाया गया था मूलतया, एक है खिलाफत कमेटी और एक है इंडियन नेशनल कांग्रेस। खिलाफत कमेटी ने यह आंदोलन पहले शुरू कर दिया था, कांग्रेस ने बाद में इसमें भागीदारी शुरू किया था। नेता दोनों के गांधी ही थे। तो गांधी जी जब खिलाफत कमेटी की ओर से असहयोग आंदोलन शुरू कर चुके थे तो वो कांग्रेस को भी समझा रहे थे कि आप भी इस आंदोलन में शामिल हो जाइए। कांग्रेस ने गांधी जी के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 1920 के साल में एक विशेष अधिवेशन का आयोजन किया। अधिवेशन का आयोजन हुआ कलकत्ता में, और कलकत्ता के इस विशेष अधिवेशन के दौरान अध्यक्षता किए थे लाला लाजपत राय। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है क्योंकि कांग्रेस के अंदर गर्मपंथी खेमा की ओर से अकेले व्यक्ति लाला लाजपत राय ही हैं जिन्होंने की अध्यक्ष के पद पर आसन पर बैठकर कुछ भूमिका निभाया। गर्मपंथी नेताओं में 4 का नाम बहुत उल्लेखनीय है। लाल बाल पाल आपने सुना होगा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। इनमें से अकेले लाला लाजपत राय ही हैं जिन्होंने की कांग्रेस की अध्यक्षता की, वो भी एक विशेष अधिवेशन में। इसके अलावा इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। तब हम वार्षिक अधिवेशन, जो नियमित अधिवेशन है, उसकी ओर चलते हैं। वो अधिवेशन नागपुर में आयोजित हुआ था। उस अधिवेशन की क्या खास बात है? एक तो मैंने बताया कि नियमित अधिवेशन था नागपुर में, अध्यक्ष थे विजय राघवाचारी। अध्यक्ष का नाम भूल भी जाओ तो लेकिन ये मत भूलना कि उस अधिवेशन में क्या बातें पास हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन, 3-4 बातें आपको नोट करना होगा। नंबर 1 की कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया। असहयोग आंदोलन में भागीदारी का निर्णय लिया। भागीदारी का निर्णय लिया। दूसरा, गांधी को नेता बनाया कि अब आप नेतृत्व करो, जो कहो सो सही, कार्यक्रम आप बनाओगे, कार्यप्रणाली आप तय करोगे, हम सब आपके साथ हैं। तीसरी बात है कि कांग्रेस का संविधान बदला।
संविधान बदला, पहली बार कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति का गठन शुरू हुआ। कार्यकारिणी समिति का गठन शुरू हुआ। पहले कांग्रेस के पास में अपनी कोई वर्किंग कमेटी नहीं हुआ करती थी। साल में 3 दिन कांग्रेस के लोग मिलते थे और मिलकर जो भी चर्चा करनी होती थी चर्चा करते थे, कुछ प्रस्ताव पास करते थे, फिर प्रस्ताव के मुताबिक व्यवहार हुआ नहीं हुआ इसको देखने वाला कोई नहीं होता था। फिर साल भर के बाद मिलते थे और फिर 3 दिन की चर्चा करते थे और फिर कुछ प्रस्ताव पास कर देते थे। इसीलिए बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग शुरू से ही कह रहे थे कि एक वर्किंग कमेटी बना लीजिए जो सालों भर उस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने की कोशिश करे। लेकिन कांग्रेस में इसकी सहमति बन नहीं पा रही थी। तो कई सारे जो गर्मपंथी आलोचक थे वो कहते थे कि कांग्रेस का जो 3 दिवसीय अधिवेशन है वो बेसिकली एक प्रकार के 3 दिवसीय उत्सव की तरह है, जहां हम बरसाती मेढक की तरह इकट्ठा होते हैं और टर्राते हैं। अब जब गांधी जी आ गए हैं कांग्रेस के नेतृत्वकर्ता के रूप में, तो उन्होंने तिलक जी के उस अधूरे सपने को आगे बढ़ाते हुए यह सुनिश्चित करवाया कि कांग्रेस की एक वर्किंग कमेटी हो जो कांग्रेस के द्वारा वार्षिक अधिवेशन में पास किए गए प्रस्तावों के क्रियान्वयन का काम देखे। ठीक है, तो यहां से वर्किंग कमेटी बन गई। इसके बाद फिर कांग्रेस ने यह तय किया कि हम प्रांतों का गठन भाषा के आधार पर करेंगे। भाषा के आधार पर करेंगे और अपनी प्रांतीय इकाइयों का गठन इसी आधार पर कर भी दिया। इसी आधार पर कर भी दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं तो हम उसके पीछे के हिस्टोरिकल वैल्यू को नहीं समझ पाते, लेकिन क्वेश्चन वहीं से आता है और हम सिर्फ तथ्य रटते रहते हैं तो हम बात ऐसी नहीं कर पाते जो परीक्षा के लिए उपयोगी हो। सीधी बात है कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद में एक प्रश्न उठा था कि भारत में राज्यों का गठन किस आधार पर होगा। प्राचीन काल में, मध्यकाल में भी राज्य होते थे। राजा अपनी मर्जी से राज्य की सीमा तय कर देते थे। साम्राज्यवादी सरकार ने भी यही किया। लेकिन जब राष्ट्रवाद आया, राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, लोकतंत्र आया, तो प्रश्न ये उठा कि जनभावना के आधार पर राज्य की सीमाएं तय होनी चाहिए। अब राज्य की सीमाओं के तय होने के लिए एक बड़ा आधार क्या हो सकता है कि प्रश्न पर चर्चा शुरू हुई तो कांग्रेस ने यह विचार दिया कि भाषा के आधार पर एक राज्य बनेगा कि यदि कोई मराठी भाषी है तो उनके बीच में से एक राज्य बन जाएगा, कोई तेलुगु भाषी है तो राज्य बन जाएगा, कोई उड़िया भाषी है, कोई बांग्ला भाषी है, कोई पंजाबी भाषी है, आदि आदि। तो भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण होगा। कांग्रेस ने ये बात 1920 में ही अपने नागपुर के वार्षिक अधिवेशन में एक्सेप्ट कर लिया था और इसी आधार पर अपनी प्रांतीय कमेटियां भी बना ली थी। आगे चलकर इसी कांग्रेस के विचार के आधार पर भारत के रियासतों के एकीकरण को भी काफी बल मिला। किंतु जब भारत आजाद हुआ और भाषा के प्रश्न पर राज्य के गठन की मांग शुरू हुई तो कांग्रेस की स्वतंत्र भारत की सरकार ने इसे लागू करने से इनकार कर दिया। इनकार इसलिए कर दिया क्योंकि जब भारत में धर्म आधारित राजनीति का परिणाम यह निकला कि भारत बंट गया तो नई सरकार को लगने लगा कि भाषा आधारित राजनीति से भारत कहीं विखंडित न हो जाए। डर के मारे उन्होंने भाषा के आधार पर राज्य के निर्माण के विचार से थोड़ा कदम पीछे खींच लिया। इसके खिलाफ में खूब बड़ा जन आंदोलन हुआ और बाद में फिर सरकार ने कई माध्यमों के रास्ते इसे एक्सेप्ट कर लिया। तो देखोगे कि बहुत बड़ा डिबेट है ये। इस बड़े डिबेट के रूट में जाओगे तो नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था कि हम भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण करेंगे, नंबर 1, और अपनी प्रांतीय इकाइयों का गठन भी भाषा के आधार पर किया था, नंबर 2। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखना। क्लियर?
अब 1920 की कहानी को छोड़ देते हैं और तब 1922 की ओर चलते हैं। 1921 में भी एक छोटी सी घटना हुई है कि हकीम अजमल खान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन उसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, उसको भूल जाओ। 1922 में क्या हुआ है? गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, गया का अधिवेशन, और गया के कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? CR दास, चितरंजन दास, CR दास, दीन बंधु देश बंधु चितरंजन दास, देश बंधु चितरंजन दास। दीन बंधु कहा जाता था CF एंड्रयूज को, देश बंधु चितरंजन दास। तो चितरंजन दास साहब ने कांग्रेस की अध्यक्षता किया और इस दौर में एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ। प्रश्न यह खड़ा हुआ कि इस दौर तक बेसिकली असहयोग आंदोलन की वापसी हो चुकी थी। कांग्रेस ने 1921 में जनवरी महीने से असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया और मार्च में जाकर असहयोग आंदोलन की वापसी हो गई, क्योंकि चौरी चौरा की घटना हुई। गांधी जी ने चौरी चौरा की हिंसात्मक घटना को आधार बनाकर आंदोलन की वापसी कर लिया। बहुत सारे लोग इस बात से काफी नाराज हुए। चितरंजन दास भी नाराज थे, मोतीलाल नेहरू नाराज थे, सुभाष चंद्र बोस नाराज थे, जवाहरलाल नेहरू भी कुछ स्टेटमेंट दिए थे गांधी जी के विरोध में। सब कुछ हो रहा था और इस बीच में सरकार ने गांधी जी को अरेस्ट कर लिया। गांधी जी चले गए जेल और कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। जब अधिवेशन हुआ तो प्रश्न ये उठा कि अब कांग्रेस आगे किस रास्ते चलेगी। कांग्रेस आगे किस रास्ते चलेगी को लेकर जब चर्चा हो रही थी तो दो तरह के मत उभर कर आए। एक को बोलते हैं परिवर्तनकारी, एक को बोलते हैं अपरिवर्तनकारी। प्रो चेंजर एंड नो चेंजर। प्रो चेंजर एंड नो चेंजर में प्रो चेंजर जो होगा वो क्या चेंज चाहेगा ये सोचो। चेंज का मतलब यह है कि गांधी जी कांग्रेस के सर्वोच्च नेता हो गए थे, तो वो ये बोले थे कि आंदोलन जब तक चला तब तक चला, जब आंदोलन रुक जाएगा तो कांग्रेस को चाहिए कि वह रचनात्मक कार्यक्रम की ओर मुड़े, समाज सेवा की ओर मुड़े, संगठन की मजबूती की ओर मुड़े, वह स्वदेशी अर्थव्यवस्था के विकसित होने की ओर मुड़े, चरखा के प्रचार की ओर मुड़े, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा था कि रचनात्मक कार्यक्रम चलाना होगा इस दौरान। अब मैं आपको अभी रचनात्मक कार्यक्रम का ज्यादा डिटेल नहीं दे सकता हूं। जबकि जो सॉरी माफ करिए जो गांधी जी का विचार था उस विचार के साथ एक बड़ा तबका खड़ा हो गया कि हाँ, हमें अभी आंदोलन की वापसी के बाद में रचनात्मक कार्यक्रम की ओर मुड़ जाना चाहिए। लेकिन CR दास, मोतीलाल नेहरू, हकीम अजमल खान, विठल भाई पटेल, ये सब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। विठल भाई पटेल माने सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई, और मोतीलाल नेहरू माने जवाहरलाल नेहरू के पिता। CR दास और हकीम अजमल खान ये सब गांधी जी से ज्यादा सीनियर लीडर्स थे। इन सब लोगों ने कहा कि गांधी जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया और हम लोगों से पूछे बगैर आंदोलन की वापसी कर लिया। गांधी जी का नेतृत्व हमें अब स्वीकार नहीं है, अतः अब हम गांधी के बताए रास्ते पर कांग्रेस को आगे नहीं बढ़ाएंगे। हम अब रचनात्मक कार्यक्रम के रास्ते पर नहीं चलेंगे। रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से देश के राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सकता है, इस विचार में मेरा यकीन ही नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम गांधी के बताए रास्ते से अलग परिवर्तन का मार्ग अपनाएंगे। इसीलिए इनके रास्ते को परिवर्तनकारी कहा जाता था। परिवर्तन के नाम पर इन्होंने कहा कि सर हमें चाहिए कि यानी कांग्रेस को चाहिए कि विधायी सभा के चुनाव में भागीदारी करे, विधायी सभा के चुनाव में
भागीदारी करें और भागीदारी करके हम अच्छी खासी संख्या में सीट जीत जाएंगे। ये 1919 के अधिनियम के मुताबिक होने वाला चुनाव था। 1919 का अधिनियम बीच में आ चुका है, जिसको हम मॉन्टेग्यू चिम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं। तो 1919 के अधिनियम के मुताबिक होने वाले चुनाव में हम भागीदारी करें, अच्छी खासी संख्या में सीट जीतें और विधायी सभा में जाकर सरकार के विपक्ष की भूमिका में आ जाएं। और फिर हम लोग सरकार के विरोध में जो बातें करेंगे वो अखबारों में छपेंगी, अखबारों के माध्यम से खबरें जनता तक पहुंचेगी और जनता के बीच में राष्ट्रवादी गतिविधियों का संचार होता रहेगा। इससे राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती मिलती रहेगी। इनका अपना विचार था, इनका अपना विचार था, दोनों के बीच में मतभेद हो गया। अंतोगत्वा प्रश्न ये उठता है कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए। जो अपरिवर्तनवादी थे उनकी संख्या ज्यादा हो गई, यानी गांधी के समर्थकों की संख्या ज्यादा हो गई, जो कहते थे कि परिवर्तन जरूरी नहीं है, गांधी के रास्ते पर चलना है। और उनकी संख्या कम थी जो कहते थे कि परिवर्तन करना जरूरी है, गांधी का रास्ता ठीक नहीं है। तो अपरिवर्तनवादियों के हाथ में कांग्रेस रह गई और परिवर्तनवादी लोग जो थे उन्होंने एक अलग पार्टी बना लिया और अपनी पार्टी का नाम रखा कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, जिसके नेता कौन थे, नाम बता चुका हूं, हकीम अजमल खान, CR दास, मोतीलाल नेहरू और विठल भाई पटेल। इसका निर्णय कब हुआ? 1922 के गया के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के अंदर, परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी के बीच के टकराव के बाद। तो यह कहानी हमारी पूरी हो गई। अब हम आगे बढ़कर देखते हैं 1923 ईस्वी का जो साल है वो एक खास वजह से महत्वपूर्ण है। वो ये कि इस साल मौलाना आजाद पहली बार कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन का अध्यक्ष बने थे। असल कहानी यह है कि गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के आधार पर राष्ट्र की मजबूती और राष्ट्रीय आंदोलन की मजबूती के विचार के साथ खिलाफत कमेटी का नेतृत्व करता हुआ कांग्रेस को सहमत किया था कि आप भी आंदोलन में शामिल हो जाइए। तो कांग्रेस खिलाफत कमेटी दोनों के माध्यम से आंदोलन आगे बढ़ा। लग रहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूती मिलेगी, लेकिन गांधी जी ने जब आंदोलन की वापसी किया तो खिलाफत कमेटी ने गांधी के ऊपर मुसलमानों को धोखा देने का आरोप लगाया और कांग्रेस की वो योजना पीछे छूट गई। मुस्लिम लोग थोड़े गांधी और कांग्रेस विरोधी होने लगे। इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए, इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए गांधी जी और कांग्रेस वालों ने एक मुस्लिम को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर कोशिश किया कि जहां तक हो सके बात को संभालें। इसी क्रम में मौलाना आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अब इसको छोड़ दीजिए, 1923 की कहानी इसको इसलिए दे दिया कि 1923 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे मौलाना आजाद। उस समय यंगर आदमी थे, यंग अवस्था में ही कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। ये फैक्ट हो सकता है कि पूछ दे सीधे सीधे। उसके बाद 1924 का साल, 1924 का साल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बेलगांव नाम की जगह पर, बेलगांव, और इसके अध्यक्ष थे गांधी जी। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने किया है वो बेलगाम कांग्रेस। इसमें चरखा के प्रचार का कार्यक्रम अपनाया गया और गांधी दास समझौते को स्वीकृति मिली। गांधी दास समझौता क्या है बच्चों? तो गांधी जी और CR दास के बीच में एक समझौता हुआ। गांधी जी जब जेल गए थे तो 6 साल के लिए जेल गए थे, लेकिन बीच में उनकी तबीयत खराब हो जाने के कारण उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद में फिर गांधी जी ने CR दास के साथ मिलकर बातचीत करके एक निर्णय लिया। निर्णय के तहत ये बात कही गई कि हम लोग अब आपस में लड़े नहीं,
ठीक है, आप विधायी सभा में जाकर सरकार के विरोध का मोर्चा संभालिए। जो अपरिवर्तनवादी हैं वो बाहर रचनात्मक कार्यक्रम करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग मिलजुल कर फिर से आंदोलन करेंगे। इसी को CR दास और गांधी का पैक्ट कहते हैं, गांधी दास पैक्ट। इसे 1924 के बेलगाम कांग्रेस में स्वीकार कर लिया गया। फिर 1925 का साल बहुत महत्वपूर्ण है। 1925 के साल का महत्व बस इसलिए है क्योंकि पहली बार कोई भारतीय मूल की महिला सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है। दोनों तरीके से प्रश्न आता है बच्चों। प्रश्न इस तरीके से भी आता है कि भारत की मूल की पहली अध्यक्षा और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, तो एनी बेसेंट, और भारतीय मूल की पहली अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू। ये 1925 में बनती है। इसके अलावा इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। अब 1925 के बाद सीधा सीधा हम बढ़ते हैं 1929 की ओर। 1929 में कांग्रेस का 1929 के पहले एक और 1927 का मद्रास अधिवेशन। 1927 का मद्रास अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अंसारी ने क्या प्रस्ताव पास किया? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। ये बेहद इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसको समझिए। स्वराज का मतलब था डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का मतलब था कि ब्रिटिश सरकार भारत में विदेश विभाग, रक्षा विभाग, संचार विभाग अपने हाथ में रखेगी, बाकी सारा शासन भारतीयों को दे देगी। तो स्वराज और डोमिनियन स्टेटस एक है। पूर्ण स्वराज का मतलब है पूरी आजादी, यानी कि भारत से ब्रिटिश सरकार की पूरी विदाई हो जाएगी और भारत एक संप्रभु देश हो जाएगा। कांग्रेस ने 1927 ईस्वी के मद्रास के अपने वार्षिक अधिवेशन में, तब जबकि उसके अध्यक्ष मोहम्मद अंसारी थे, यह प्रस्ताव पास की थी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। इस प्रस्ताव को पास करने के पीछे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की विशेष भागीदारी थी, विशेष भूमिका थी। आगे चलकर गांधी जी ने कहा कि जल्दबाजी में यह प्रस्ताव पास किया गया है वो ठीक नहीं है। कांग्रेस को चाहिए कि वह डिमांड करे ब्रिटिश सरकार के सामने कि 1 साल के अंदर हमको स्वराज दे दे। यदि 1 साल के अंतर्गत स्वराज नहीं मिले तो हम पूर्ण स्वराज की मांग के साथ में सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। गांधी जी के सुझाव को जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार कर लिया और यह प्रस्ताव विड्रॉ कर लिया गया। उसके बाद फिर 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। चूंकि सरकार ने 1 साल के अंदर स्वराज देने के इनके डिमांड को स्वीकार नहीं किया, तो फिर उनके नेतृत्व में पूर्ण स्वराज की मांग के साथ में आगे के सविनय अवज्ञा आंदोलन का रास्ता प्रशस्त हुआ। तो 1929 में लाहौर अधिवेशन। अध्यक्ष कौन? जवाहरलाल नेहरू। 1929 लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने और इसी में पहली बार स्वतंत्रता का झंडा फहराया गया कांग्रेस की ओर से। स्वतंत्रता का झंडा फहराया गया कब? 26 जनवरी 1930 के दिन। 26 जनवरी 1930 के दिन रावी नदी के तट पे लाहौर में स्वतंत्रता का झंडा फहराया गया जवाहरलाल नेहरू की ओर से। इसी वजह से 26 जनवरी के दिन ही भारत का संविधान लागू हुआ। भारत के संविधान को लागू करने की तिथि 26 जनवरी इसीलिए है क्योंकि 26 जनवरी के दिन बेसिकली
कांग्रेस ने स्वतंत्रता का झंडा फहराया था और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल थे। कहां? तो लाहौर में रावी नदी के तट पे। क्लियर? अब 1929 की कहानी को छोड़ देते हैं और तब चल के देते हैं 1931 कराची कांग्रेस। कराची कांग्रेस, कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। यह भी एक बड़ी ही ऐतिहासिक अधिवेशन है। इस अधिवेशन में भी कई निर्णायक महत्व के प्रस्ताव पास हुए हैं। इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पीटी में ही नहीं, मेंस में पूछा जा सकता है। तो क्या क्या महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुआ है इस अधिवेशन में? सबसे पहला प्रस्ताव जो आपको याद रखना है वो ये कि गांधी इरविन समझौता की स्वीकृति। गांधी इरविन समझौता क्या है? इरविन गवर्नर जनरल थे उस समय के, और जब कांग्रेस गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रही थी तो गवर्नर जनरल और गांधी के बीच के समझौते के माध्यम से सविनय अवज्ञा आंदोलन रुक गया था। जिन बिंदुओं पर दोनों के बीच में सहमति हुई थी उसको अपना अंतिम कंसेंट दिया कांग्रेस ने। कब? तो कराची कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान। फिर दूसरा मुद्दा क्या है कि इस दौर में कांग्रेस ने पहली बार स्वराज को परिभाषित किया। परिभाषित किया का मतलब है कि बताया कि हमारे नेतृत्व में जब हमारी सरकार आएगी तो हम अपनी सरकार के माध्यम से किस समाज के लिए क्या करेंगे। इसके तहत यह स्पष्ट किया गया कि हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आधारित संसदीय लोकतंत्र लाएंगे। यह एक्सेप्ट किया गया कि हम संघीय संविधान बनाएंगे। यह स्पष्ट किया गया कि हमारी सरकार मौलिक अधिकार देगी, या हम जिस संविधान के मुताबिक शासन चलाएंगे उसमें मौलिक अधिकार का प्रावधान होगा। और कल्याणकारी सरकार चलाएंगे। इसके तहत कृषक, मजदूर, पिछड़ी जाति के लोग, महिला, अल्पसंख्यक, सभी के हितों का ख्याल रखा जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होगा आपकी परीक्षा में पूछने के लायक वो ये कि इसके तहत मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पास हुआ था। एक ये कि गांधी इरविन समझौता हुआ था। मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन यदि आएगा तो इस लाइन से आएगा कि स्वराज को परिभाषित किया गया। इसका मतलब यह होता है कि जब इसके पहले के वर्षों में कांग्रेस के नेता गांधी आदि स्वराज की बात करते थे तो ये तो कहते थे कि हमारा अपना राज आ जाएगा, लेकिन ये नहीं कहते थे कि हमारे अपने राज में कौन से सामाजिक वर्ग को क्या प्राप्त होगा। इसके अंतर्गत किसान को क्या मिलेगा, मजदूर को क्या मिलेगा, पिछड़ी जाति के लोगों को क्या मिलेगा, महिला को क्या मिलेगा, अल्पसंख्यकों को क्या मिलेगा। इस वजह से अलग अलग सामाजिक वर्गों के लोगों का अपना अपना नेता उभरने लगे थे और उनका अपना अपना दल उभरने लगा था। इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन बिखराव का शिकार हो सकता था।
तो कांग्रेस ने यह तय किया कि हम सबको बता दें कि देखो हमारे नेतृत्व में स्वराज आएगा तो हम लोकतंत्र लाएंगे, संसदीय लोकतंत्र लाएंगे, सार्वभौमिक वैश्विकताधिकार पर आधारित लोकतंत्र लाएंगे, नागरिकों को मौलिक अधिकार देंगे, जन कल्याणकारी शासन चलाएंगे, आदि आदि। तो ये वाला क्वेश्चन मेंस में भी पूछा जा सकता है, पीटी में तो आ ही सकता है। अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये बात तो स्पष्ट हो गई। अब इसके बाद चलकर देखो 1933 के बारे में सिर्फ एक लाइन है इंपॉर्टेंट कि इस साल कांग्रेस की अध्यक्षा हुई थी नेल्ली सेन गुप्ता। नेल्ली सेन गुप्ता। नेल्ली बेसिकली ब्रिटिश मूल की थी। यदि तुमसे क्वेश्चन पूछे कि भारत की पहली ब्रिटिश मूल की महिला अध्यक्ष, तो नेल्ली सेन गुप्ता, क्योंकि एनी बेसेन ब्रिटिश मूल की नहीं थी, वो आयरिश मूल की थी। तो नेल्ली बेसिकली ब्रिटिश हैं। सेन गुप्ता साहब बंगाली थे, वो गए थे पढ़ने के लिए लंदन, बैरिस्ट्री की पढ़ाई, वहां से डिग्री लेकर लौटे और उनकी डिग्री में एक डिग्री नेल्ली भी थी। मैंने नेल्ली से उनकी शादी हो गई और नेल्ली इंडिया आ गई। इंडिया आके वो इंडियन नेशनल मूवमेंट में भागीदारी करने लगती हैं और इसी क्रम में वो कांग्रेस ज्वाइन करती हैं और 1933 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं। तो नेल्ली सेन गुप्ता, बस इतना ही, इससे ज्यादा इनके काल में क्या हुआ नहीं हुआ ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 1936 और 1937 जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष हुए। 2 साल लगातार नेहरू अध्यक्ष रहे और इस दौर में जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुआ वह है कृषि संबंधी सुधार का प्रस्ताव। कृषि संबंधित सुधार का प्रस्ताव। याद रखिएगा कि इस दौर में कांग्रेस पहली बार चुनाव में भागीदारी की थी। 1937 में चुनाव हुआ था, उस समय 11 राज्य भारत में हुआ करते थे। 11 में से 8 जगह पर कांग्रेस की सरकार बनी थी। कुछ जगहों पर कांग्रेस को सीधा बहुमत था, कुछ जगहों पर कांग्रेस ने गठजोड़ की सरकार बनाया था। अब 1936 और 37 के बाद हम चलकर देखें तो हम देख रहे हैं कि 1938 और 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं। 1938 में अधिवेशन हुआ है हरिपुरा में। 1939 में अधिवेशन हुआ है त्रिपुरी में। जब सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ था 1938 के अधिवेशन में। 1938 में एक निर्णय निकला था, वो ये कि एक योजना समिति का गठन हुआ। योजना समिति का गठन हुआ था। उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल की अध्यक्षता में सुभाष चंद्र बोस ने योजना समिति का गठन किया, जिसको यह दायित्व दिया गया था कि आप बताइए कि आजादी के बाद हमारे देश में सरकार को कौन सी आर्थिक नीति अपनाना चाहिए। और जवाहरलाल नेहरू ने योजनागत विकास का मॉडल बताया था। जब देश हमारा आजाद हुआ तो नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने योजनागत विकास का ही मॉडल चुना था। आपने सुना होगा प्रथम पंचवर्षीय, द्वितीय पंचवर्षीय, तृतीय पंचवर्षीय योजनाएं। हालांकि अब योजना आयोग खत्म हो चुका है, उसी की जगह पर नीति आयोग आया है। तो योजना समिति का गठन किए थे सुभाष चंद्र बोस। इसके अलावे एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला हुआ था
के राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक संघर्ष में कांग्रेस भागीदारी करेगी। रियासत का मामला क्या है, सोच समझिए। भारत के अंदर दो तरीके की राजनीतिक व्यवस्था थी। 2/3 भारत में अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन था। बचे हुए 1/3 क्षेत्र में भारत के राजा लोग शासन करते थे। राजा अंग्रेजी गवर्नर जनरल के अधीन होते थे। गवर्नर जनरल विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, संचार मंत्रालय जैसे ही विभागों तक हस्तक्षेप सीमित रखते थे। बाकी मामलों में गवर्नर जनरल के प्रभाव से प्रायः मुक्त होकर वहां के क्षेत्रीय राजा शासन चलाते थे। ऐसे रियासतों की संख्या 562 के आसपास थी। उन रियासतों के अंदर भी वहां की जनता राजा विरोधी आंदोलन चला रही थी। जनता वहां लोकतंत्र चाहती थी, भूमि सुधार चाहती थी। उन जनता के लोगों के मन में भी राष्ट्रवाद की भावना थी। वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति सकारात्मक भाव रखती थी। कांग्रेस 1938 तक रियासतों के मामले में सीधे हस्तक्षेप से बचती थी। इस दौर में यह निर्णय लिया गया कि कांग्रेस अब रियासतों के आंदोलनों के साथ जुड़कर अपने राष्ट्रवादी एकीकरण और लोकतांत्रिकरण की कोशिश को आगे बढ़ाएगी। एक बहुत बड़ा फैसला हुआ था। अब चलकर देखो बच्चों, 38 और 39 की कहानी खत्म हो जाती है। 39 में एक महत्वपूर्ण घटना जो हुई थी वो ये कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहते थे। गांधी नहीं चाहते थे कि सुभाष बाबू कांग्रेस का अध्यक्ष बने। क्या कारण है उसके डिटेल में अभी नहीं जाना है। एक लाइन में समझ लीजिए कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस को आक्रामक आंदोलन की ओर ले जाना चाहते थे। अहिंसा में अब उनका विश्वास नहीं रहा था। गांधी जी अभी भी अपने अहिंसात्मक सत्याग्रही रास्ते पर ही आगे बढ़ना चाहते थे। इसीलिए गांधी जी ने अपनी ओर से पट्टाभी सीतारमैया नाम के एक व्यक्ति को कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए खड़ा किया। पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किया गांधी जी ने अपने कैंडिडेट के तौर पर। चुनाव हुआ कांग्रेस में। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कांग्रेस के चुनाव की शुरुआत सामान्य तौर पर प्रांतीय कमेटियों के मत के रास्ते अनुमोदन के माध्यम से होता था। हालांकि ये निर्वाचन नहीं होता है। कांग्रेस की 15 प्रांतीय कमेटियां थी। 15 प्रांतीय कमेटियों की ओर से जिनका नाम आता था प्रायः उन्हें अध्यक्ष मान लिया जाता था। लेकिन यदि कोई दूसरा चैलेंज करे कि नहीं हम कांग्रेस के अध्यक्ष होना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर चुनाव होता था। चुनाव में फिर निर्वाचक मंडल की पूरी भागीदारी होती है। इस दफा सुभाष चंद्र बोस के नाम का समर्थन प्रांतीय कमेटियों की ओर से नहीं आया था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने निर्वाचन में भागीदारी का डिमांड किया। चुनाव हुआ और चुनाव में सुभाष चंद्र बोस जीत भी गए। तो किनको हराकर जीते थे? पट्टाभी सीतारमैया को। वो कांग्रेस के ऐसे उम्मीदवार थे जिनको गांधी का समर्थन था। क्लियर हो गया? अब अगला मुद्दा यह कि 1939 में गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस अंततोगत्वा कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए थे। सुभाष चंद्र बोस अंततोगत्वा कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए और इस्तीफा देकर उन्होंने एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाया जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक के रास्ते को पीछे छोड़ दिया। फिर वो इंडिया से बाहर चले गए। अफगानिस्तान होते हुए फिर वो रूस जाने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ उनको संभावना नहीं दिखी तो फिर वो जर्मनी चले गए। जर्मनी से फिर वो सिंगापुर चले गए। सिंगापुर से फिर भारत में आज़ादी की लड़ाई शुरू की। इंडियन नेशनल आर्मी, आपने नाम सुना होगा, आज़ाद हिंद फौज। वो कहानी यहाँ नहीं। लेकिन अब हम देखते हैं कि कुछ समय के लिए एक
अंतरिम अंतरिम अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बने थे। राजेंद्र प्रसाद बने थे। यानी कि जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तो कांग्रेस का एक अंतरिम माने कुछ समय के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बन गए थे। और तब अगला है 1940 से 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? मौलाना आजाद। मौलाना आजाद 1940 से 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? मौलाना आजाद। मौलाना आजाद इतने लंबे समय तक इसलिए कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे क्योंकि बीच में जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन, तो कांग्रेस के ऊपर सरकार ने पाबंदी लगा दिया और कांग्रेस के सारे नेता, स्वयं मौलाना आजाद भी, जवाहरलाल भी, गांधी भी और राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब जेल चले गए थे। 1945 तक सब जेल में ही रहे, तो कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव हुआ ही नहीं। फिर 1946 ईस्वी में जवाहरलाल कांग्रेस अध्यक्ष बने। जवाहरलाल नेहरू के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के पीछे की चर्चा अभी पीछे काफी हुई है, लगातार होते ही रहती है, क्योंकि बेसिकली यह वो दौर था जबकि कांग्रेस की 15 कमेटियों ने, प्रांतीय कमेटियों ने अपनी ओर से जब बताया था कि किन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष होना चाहिए, तो उस समय 12 प्रांतीय कमेटियों ने सरदार पटेल का नाम बताया था, 3 ने आचार्य कृपलानी का नाम बताया था, जेबी कृपलानी। कुल मिलाकर देखो तो 15 में से 15 कमेटियां थी, 15 कमेटियों में से 12 ने नाम बताया पटेल का, 3 ने बताया नाम कृपलानी का। लेकिन गांधी जी ने यह कहा कि कांग्रेस का अध्यक्ष अभी जवाहरलाल को होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू ने अपना नाम प्रस्तावित किया था और वो उम्मीदवारी पेश किए थे, कोई उम्मीदवारी नहीं हुई थी। गांधी जी का डिसीजन था कि जवाहरलाल को कांग्रेस का अध्यक्ष होना चाहिए। और जवाहरलाल को क्यों अध्यक्ष होना चाहिए? तो गांधी जी ने कहा था कि नंबर 1 तो उस समय कैबिनेट मिशन आने वाला था, जिसका ये कहना था कि हम भारत को आजाद करने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि उन्हें लगता था कि जो अभी कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वो कांग्रेस का आगे चलकर प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट भी होगा, और वो प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट और कैबिनेट मिशन से बातचीत करने वाले वार्ताकार के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना में जवाहरलाल नेहरू को बेहतर मानते थे। तो इसीलिए उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के नाम को आगे बढ़ाया। उन्होंने सरदार पटेल को कहा कि तुम अध्यक्ष के पद से अपने नाम की दावेदारी वापस कर लो। सरदार पटेल ने बिना किसी विरोध के अपना नाम वापस ले लिया, कृपलानी ने भी अपना नाम वापस ले लिया, जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है। और कांग्रेस की जो केंद्रीय कार्य समिति थी, याद है 1920 के नागपुर अधिवेशन से कांग्रेस की केंद्रीय कार्य समिति का गठन हुआ था। उसी केंद्रीय कार्य समिति के सामने यह विचार रखा गया कि क्या जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष होना चाहिए। केंद्रीय कार्य समिति ने निर्विरोध तरीके से, माने सर्वसम्मति से, जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष के लिए चुना, जिसमें पटेल भी शामिल थे, जिसमें कृपलानी भी शामिल थे। बेसिकली सारी भूमिका गांधी की थी। मैं इसके डिबेट में नहीं जाऊंगा, उस डिबेट की जरूरत आपके एग्जाम को नहीं है। लेकिन अब अगला मुद्दा यह है कि आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। Who was the president of Indian National Congress when India became independent? तो जेबी कृपलानी।
और जेबी कृपलानी के बाद, आजादी के बाद के कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हुए थे राजेंद्र प्रसाद 1948 ईस्वी में। तो अब बच्चों, हमने आपके सामने में जितना संक्षेप में संभव था, जितना विस्तार में संभव था और जितना इंपॉर्टेंट था उतना करा दिया। मैं आपको अंत में सिर्फ 2 लाइन बताऊंगा। नंबर 1 कि कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन यदि यूपीएससी ने पूछा तो मेरी आज की चर्चा के बाहर से नहीं पूछेगी, वो चर्चा नहीं पूछेगी वो परीक्षा में। यदि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा, दोनों ही में मैंने जितना बताया उतने में ही से आएगा। दूसरी बात यह है कि एक बार में होगा नहीं, इसे 2 बार 3 बार सुनोगे, इसका नोट्स बनाओगे, उस नोट्स को याद करोगे, रिवाइज करोगे तो काम होगा। मोटे तौर पर इतनी बात स्पष्ट है कि कांग्रेस के इन 62 वर्षों के अध्यक्षों में 1885 से 1947 के बीच का जो दौर है 62 वर्ष का है। इन 62 वर्षों के दौर में जितने महत्वपूर्ण अधिवेशन थे, उनके जो अध्यक्ष थे, उनके जो प्रस्ताव थे, उनके दौर की जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी, वो मैंने आपको बता दिया है। आप इसके दायरे में रह के पढ़ो, लेकिन इसको बार बार पढ़ो। इतना ही। नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।